स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड की, जो अब अपनी हदें पार करता जा रहा है, जो मजहब के नकाब में भूमाफिया की तरह काम कर रहा है, जिस पर अगर समय रहते लगाम ना कसी गई तो आने वाले समय में ये वक्फ गैंग हमारी और आपकी जमीनों पर भी दावा कर सकता है। मामला हमारे आपके बच्चों के भविष्य का है और यही कारण है कि आज हम ये कह रहे हैं कि वक्फ हटाओ, अपनी जमीन बचाओ, क्योंकि दिल्ली के प्राचीन मंदिरों और तमिलनाडु के हजारों हजार साल पुराने हिंदू गांवों पर अपना दावा ठोकने के बाद अब वक्फ बोर्ड ने महादेव की नगरी वाराणसी में मौजूद 115 साल पुराने उदय प्रताप कॉलेज पर अपना दावा ठोक दिया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कॉलेज की जमीन को वक्फ की संपत्ति होने का दावा कर डाला है। कॉलेज परिसर में मौजूद मस्जिद और मजार पर अपना दावा करते हुए वक्फ बोर्ड ने पूरे कॉलेज पर ही अपना मालिकाना हक जता डाला है। जिस मस्जिद पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने कॉलेज से बिजली चोरी करने का आरोप लगाया है, यही नहीं, कॉलेज के छात्रों और स्थानीय लोगों ने परिसर में मौजूद मजार और मस्जिद को अवैध बताया है, जिन्हें समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार की शय पर परिसर में जबरदस्ती बनाया गया था, जहां मुसलमान नमाज भी जबरदस्ती ही पढ़ते हैं। वहीं अब वक्फ बोर्ड का दावा है कि परिसर में मौजूद मस्जिद कॉलेज से भी पुरानी है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि पूरे 500 एकड़ में फैले इस उदय प्रताप कॉलेज की स्थापना सन 1909 में भिनगा, बहराइच, उत्तर प्रदेश के राजा उदय प्रताप सिंह जुदेव जी ने की थी, जहां कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे, जो इसे यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। लेकिन वक्फ हिंदुस्तान के कण कण को इस्लाम की जागीर बनाने पर तुला हुआ है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, सपा और आरजेडी जैसी पार्टियां महज चंद मुस्लिम वोटों को साधने के लिए वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रही हैं, जिसके नेता वक्फ बिल पर अड़ंगा लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर वक्फ की लूट नीति पर कब ब्रेक लगेगी, कब इस पर रोक लगेगी? मजहब के मुखौटे में छिपे वक्फ रूपी भूमाफिया का अंत कब होगा और आखिर में तुष्टीकरण की राजनीति कब तक वक्फ के हथियार से हिंदुस्तान को खोखला करती रहेगी? करेंगे इसी पर चर्चा। साथ ही होंगे हमारे साथ खास मेहमान, लेकिन उससे पहले उदय प्रताप कॉलेज में वक्फ की मनमानियों की कहानी आप खुद सुनिए वहां के स्थानीय नागरिकों और कॉलेज के प्रिंसिपल से। मैंने यहाँ पे कार्यभार 1 नवंबर 2021 को कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मुझे एक संज्ञान में हमारे छात्रों के द्वारा ही लाया गया कि कुछ लोग मस्जिद में निर्माण कार्य, मस्जिद बना करके और उसके अंदर और निर्माण कार्य करने के लिए ज़बरदस्ती वहाँ निर्माण कार्य करना चाहते हैं और ईंट, बालू, सीमेंट वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं और रात में सिक्योरिटी के मना करने पर भी ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं। उसका संज्ञान हमने तत्काल लिया और थाना अध्यक्ष शिवपुर वाराणसी को इससे अवगत कराया और जो भी वहाँ पे निर्माण सामग्री थी उसको हम लोगों ने तुरंत पुलिस के सहयोग से बाहर करा दिया। उसके बाद कुछ दिन बाद ये संज्ञान में आया, हमारे संज्ञान में एक और सूचना आई कि बिजली का बिल वो हमारे ही तारों से जो बिजली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, उसी से वो कनेक्शन ले करके और मस्जिद में लाइट वगैरह जला रहे हैं। तो हमने इसका भी संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद विगत के लगभग 1 वर्ष हो गए, लगभग 1 वर्ष होने वाले हैं। 1 वर्ष पहले हमने उनका बिजली कनेक्शन भी कटवा दिया है। तो इसकी सूचना किसी को नहीं थी कि वो बिजली हमारे ही हमने कहा कि आपको अगर आपके पास कोई दस्तावेज है, पेपर है, तो आप बिजली कनेक्शन अपना स्वयं का ले लीजिए। जिला प्रशासन को और पुलिस कमिश्नर को कि ये जो अवैध तरीके से ये लोग मस्जिद में, ये मजार था और आज से 10 साल पहले का आप तहकीकात करेंगे तो यहाँ कोई नमाज पढ़ने नहीं आता था। यहाँ 2, 4, 5 की संख्या में लोग आते थे, अपना जो भी करते थे चले जाते थे। इसके बाद कोविड के समय में इन लोगों ने, जब कॉलेज कैंपस बंद था, चारों ओर बंदी थी, तो इन लोगों ने मस्जिद का अंदर निर्माण कराया, जिसमें पुलिस प्रशासन भी गवाह है कि 19 में एक बार बवाल हुआ था, जिसमें इन लोगों का अंदर से बालू, गिट्टी, सीमेंट बरामद हुआ था। लेकिन हम लोगों की मांग ये है पत्रक के माध्यम से जिला प्रशासन से कि जो लोग भी ये सामाजिक उन्माद को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, ऐसे मौलवियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। जिस व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड को चिट्ठी लिखा है, वो अर्दली बाजार या सिकरौल का रहने वाला है, उसके ऊपर अभी तक पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं की। उनको उठा के ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए जो सामाजिक उन्माद को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप लोग देख रहे हैं, लोग लुंगी पहन के, जिस महाविद्यालय में 25,000 छात्र पढ़ते हैं, वहाँ ये लोग लुंगी पहन के आते हैं और
नमाज पढ़ने का काम करते हैं। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि वो लोग तहकीकात करें पेपर का कि इनका है क्या, जो यहाँ आते हैं कॉलेज कैंपस के अंदर पढ़ने, और इन लोगों को जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता है तब तक इन लोगों को तत्काल प्रभाव से नमाज पढ़ने से रोका जाए। 2, 4, 5 लोगों को पुलिस प्रशासन चिन्हित करके परमिशन दे दे। चलिए, आपने प्रतिक्रिया देखी और ये भी इनके मुख से सुना उस व्यक्ति के कि भाई लुंगी पहन के आते हैं तो अवैध जो घुसपैठ का मुद्दा तो खैर है ही है, उसके बारे में कितनी सच्चाइयां जो है सामने लाने का प्रयास तो हमारे द्वारा किया गया है, लेकिन अंततः उस पर एक्शन तो प्रशासन को ही लेना है। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, वो कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होंगे और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और सभी से एक प्रश्न अवश्य रहेगा। स्वागत करता हूं, राकेश प्रजापति हैं हमारे साथ, नेता समाजवादी पार्टी के, धन्यवाद आपने समय निकाला। अविरल मलिक जी हैं हमारे साथ इस वक्त, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका धन्यवाद आप आए। और साथ ही साथ मधुर जी महाराज हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु, आपका भी धन्यवाद गुरु जी, आप यहाँ पर आए हैं। तो सभी से अनुरोध रहेगा कि आप अपना ऑडियो अनम्यूट रखें ताकि बातचीत के दौरान कोई बाधा नहीं आए। लेकिन चलिए, रिएक्शंस की क्योंकि बात यहाँ पर करनी है और मामला मज़हब का है, लेकिन भाई अब मज़हब का है तो क्या धीरे धीरे वक्फ हर जगह ऐसे ही फैलता जाएगा और उसको बर्दाश्त किया जाएगा? मधुर जी महाराज, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, एक हिंदू धर्मगुरु होने के नाते क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही हो गया है वक्फ का? इतना ज़्यादा क्या आवश्यक था? हर जगह कोई ना कोई नया दावा इनका आ जाता है। मतलब जो हज़ारों साल पुरानी जगह है वहाँ पर ये दावा करते हैं, तब तो उस वक्त तो ये लोग थे ही नहीं इनके, मतलब मज़हब की बात की जाए मज़हब नहीं था, लेकिन फिर भी दावे चलते हैं। समाज में अराजकता फैलाने का बहुत बड़ा मिशन चल रहा है और जिसमें जो विगत सरकार चली गई है, प्रदेश में राज्य कर चुकी है, जिसको सपा सरकार के नाम से आप लोग जानते हैं, और जिसने केवल एक मुद्दा अपने जीवन में बना करके वो एक लक्ष्य जो टोपी धारक थे उनकी सेवा करने का एक संकल्प लिया। उनके द्वारा जो मुहिम चली ना, लखनऊ में एक बहुत बड़ा हज हाउस बना है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, और यदि उसकी पैरवी कर ली जाए आज के दिन तो माननीय अखिलेश जी के द्वारा उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल है जो उनके पिताजी ने राम मंदिर पे कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई थी, उससे बड़ा अपराध यहाँ लखनऊ में भी। ऐसी परिस्थितियां हर एक जगह पर, मंदिर पर या किसी ऐसे मैदान पर जो गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए सरकारें भूमि आवंटित करती हैं, वहां पर आप वक्फ एक ऐसा बोर्ड जिसकी कोई मान्यता, सन 1947 में विभाजन इसीलिए हुआ, मुस्लिमों को भेजा यहां से इसीलिए गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे जो देश बने इन्हीं कारणों से बने। उसके बाद ऐसी अराजकता भारत जैसे राष्ट्र में, हिंदू राष्ट्र में जन्म ले रही है, तो यहाँ बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुत्व में तो जन्म लिए हैं लेकिन वो वास्तव में टोपी धारक श्रेणी में आते हैं और परिस्थितियां इन्हीं कारणों से। मैं पूरे संपूर्ण हिंदू जनमानस से यह अपेक्षा रखता हूं और सनातन धर्म के धर्मावलंबियों से, यदि ऐसी परिस्थिति का कहीं भी निर्माण हो रहा है तो पुरजोर पहली बात तो विरोध करना चाहिए। विरोध के साथ साथ यदि जहां तक सार्थक हो सके आप उस बौद्धिक बल का प्रयोग करिए, ना कि इनकी तरह पत्थरबाजों का प्रयोग करिए। देखिए, समाज में अराजकता इन्हीं लोगों के कारण से जन्म ले रही है और वस्तुतः जो वक्फ की जमीनें हैं, जो रजिस्टर्ड जमीनें हैं, आप वहां अपने एक तौर तरीकों को निभाते हुए अपने एक उचित स्थान पर आप अपनी नमाज पढ़ें। किसी भी एक ऐसे विद्यालय में जो 1909 में उसकी स्थापना की गई बताया जा रहा है और वो एक राजा के द्वारा उसकी स्थापना की गई, ऐसे विद्यालयों के परिसरों में जाकर के मजारों को एक केंद्र आपने बनाया और वहां एक टोपी लगा करके एक ऐसा समुदाय जा रहा है जो शिक्षा को कहीं ना कहीं विघ्न के रूप में लेके जा रहा है। शिक्षा वहां लोग प्राप्त भी नहीं कर पा रहे हैं। वहां राजा महाराजा जो हमारे शासन करके चले गए हैं उनकी परिस्थितियों को विपरीत दिशा में ले जाने का काम करता है। तो हमें लगता है कि समाज को एक बार जागरूक जो हो रहा है उसे और ज्यादा जागरूक होना चाहिए। और यदि ऐसे बोर्ड जो हमारे भारत राष्ट्र में पाए जा रहे हैं, जैसे पीएफआई पर बैन हुआ, ऐसे ही ऐसे बोर्डों पर भी बैन हो जो कि तमाम गरीबों, शोषितों, वंचितों का हक लेकर के बैठे हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए एक ऐसा कार्य होगा। सरकारें जब गरीबों को देंगी तो अन्न उगा करके, घर मकान बना करके बहन बेटियों को एक सुरक्षित स्थान पर रखने का काम किया जाएगा। जी चलिए, बिल्कुल ये बात तो आपकी ठीक है, आपने अपनी बात को यहाँ पर रखा। हमारे साथ अविरल जी भी हैं और बाकी भी मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, राकेश प्रजापति जी। लेकिन पहले मैं आपसे ही ये पूछ लूँ,
आपसे पूछ लूं कि भाई वक्फ को लेकर क्या सोच है आपकी निजी तौर पर और पार्टी के तौर पर, जिस तर्ज पर आप कहना चाहें वो आप बोल सकते हैं। और ख़ास तौर पर इस मुद्दे पर भी ऐसे हर जगह दावा ठोक दिया जाए और फिर कह दिया जाए कि भाई ये वक्फ की ज़मीन है और इलीगली भाई कुछ भी दावा किया जा सकता है, वक्फ के सामने जाके प्रूव करना है, इसका अंत होना चाहिए कि नहीं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल शिवम जी, इस देश के अंदर जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, चाहे वो किसी के पक्ष के द्वारा किया जा रहा हो, बात तो वक्फ बोर्ड की है, तो वक्फ बोर्ड पर आपके ही घटक दल हैं एनडीए के, जयंत चौधरी का क्या सोच है, नीतीश कुमार जी क्यों पीछे हटे हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू क्या सोचते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी क्या सोचते हैं, संजय निषाद जी क्या सोचते हैं, अनुप्रिया पटेल जी क्या सोचती हैं, ये भी देश को देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। क्यों आखिर वक्फ बोर्ड का कानून जेसीपी में गया, आखिर क्या जरूरत पड़ी यू टर्न लेने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, ये भी पूरा देश देख रहा है। बात आपने व्यक्तिगत मुझसे पूछी और पार्टी के पक्ष में पूछी, तो मेरा जो व्यक्तिगत पक्ष है वो सिर्फ ये है कि इस देश के अंदर चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे हिंदू धर्म के मंदिर मस्जिद की बात हो, ये सब खत्म होनी चाहिए। अगर इस देश में कुछ हो तो रोजगार पर बात हो, शिक्षा पर बात हो, स्वास्थ्य पर बात हो, संविधान पर बात हो, किसान पर बात हो, और बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस देश की आम जनता को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। आम जनता को सीधे सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आखिर इस देश के अंदर ये नफरत भरे बातें क्यों हो रही हैं, चाहे वो किसी के पक्ष की तरफ से हो रही हो, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से हो रही हो, चाहे संभल में जो ज्ञानवापी की बात हो रही हो, चाहे हरिहर मंदिर की बात हो रही हो, जो भी जिस तरीके से इस तरीके की बातें हो रही हैं, ये दोनों ही तरफ से बंद होनी चाहिए। और इस देश को विकास को जो बात करते थे, हमारा सबका साथ सबका विकास, कहाँ विकास पर चर्चा हो रही है, विकास की तो बात ही नहीं हो रही है। आए दिन नए नए तरीके के हथकंडे लगाए जा रहे हैं और ये हथकंडे। राकेश जी, मैं अविरल जी आप पर आऊंगा, एक मिनट अविरल जी आप पर आऊंगा। नहीं राकेश जी, मैं आपकी बात को थोड़ा सा और ज्यादा समझना चाहता था कि आप कह रहे हैं कि भाई इसका अंत होना चाहिए, किसका, इन बातचीत का अंत होना चाहिए या फिर वक्फ का अंत होना चाहिए, आप अंत किसका चाहते हैं? जब इस देश के अंदर 1991 में एक कानून बन गया, उस 1991 के कानून में ये था कि 15 अगस्त 1947 से पहले इस देश की जो भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो शैक्षिक संस्थान है, कुछ भी है, उनको एक दूसरे धार्मिक स्थल, वो आपकी बात ठीक है, आपने कही, लेकिन इस वाले मुद्दे पर उस पे वक्फ का कहां से एंट्री, आज वाले मुद्दे पर जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई पर बात करेंगे तो संभल पर ज्ञानवापी संभल के मंदिर मस्जिद पर क्यों बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? 500 साल मुद्दा पुराना है वो, ये तो 150 साल पुराना है। 150 साल पुराना है, उसमें भी कहीं पे सर्वे के लिए तो मना नहीं किया गया ना। नहीं राकेश जी सर्वे के लिए तो सर्वे नहीं, ठीक है मेरी बात सुनिए। चलिए, वो माननीय अदालत में केस चला गया, राम मंदिर का भी गया था, ये भी केस अदालत में पहुंच चुका है, ये भी केस अदालत में है। और आप मुझे ये बताइए, आप क्या बात करें, आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात यहां पर कर रहे हैं, यहां पर क्या इस पर भी अप्लाई करना चाहते हैं आप, इस वाले मुद्दे पर भी, कि भाई प्लेसेस ऑफ, वो धीरे धीरे वक्फ के कब्जे को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कैसे आप कह सकते हैं? कौन सा ये कोई इनका ऐसा कोई तीर्थ स्थल है जिसके आप बचाव करते हुए कह रहे हैं कि भाई वक्फ को हटाना चाहिए कि नहीं, अगर लैंड ग्रैबिंग करे तो? देखिए, सीधी सी बात यह है, मैंने पहले ही कह दिया, जितने भी ये धार्मिक मुद्दे हैं, इस देश के अंदर धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए। धर्म के आधार पर जो राजनीति कर रहे हैं उनको राजनीति बंद करनी चाहिए। धर्म की राजनीति नहीं, जमीन हड़पने की एक जो प्रॉब्लम है, जमीन हड़पना, ये धर्म नहीं है, ये जमीन हड़पी जा रही है। इसके लिए कोर्ट बने है ना, कोर्ट फैसला करेगी कि कोर्ट बनी, तो फिर आप जब कोर्ट में जाता है तो फिर आप कहते हैं बात नहीं होनी चाहिए। एक तरीके से देखिए विपक्ष पे देखिए, केवल शिवम जी, केवल वक्फ के कह देने से उदय प्रताप कॉलेज की जो जमीन है वो वक्फ के बाद नहीं चली जाएगी, ये आप भी जानते हैं। केवल वक्फ के कहने से नहीं चली जाएगी, पर प्रूफ तो नहीं चली जाएगी, पर वक्फ की ताकतें तो आप जानते हैं ना राकेश जी।
वक्फ की न्यायालय जाने के ताकत लिए है। सभी लोग व्यस्त हैं। मेरी बात सुनिए, अगर वक्फ ने कह दिया कि आपकी जो घर की जमीन है वो वक्फी है, तो आपको पहले वक्फ बोर्ड के सामने जाके उसको साबित करना पड़ेगा, ना कि कोर्ट के सामने जाके। आप इस बात की जानकारी रखते हैं राकेश जी? मुझे जानकारी है, मैं जानकारी मैं वही रखता कह रहा हूं, ये गलत है ना राकेश जी? राकेश जी ये गलत है। ऐसा नहीं है कि वक्फ का जो है बोर्ड में जाना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए न्यायालय भी बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वक्फ ने कह दिया तो वो जमीन उनकी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। नहीं बट आप मान लीजिए नहीं, मैं एक अविरल जी बिल्कुल आप ही पर आऊंगा। एक मान लीजिए किसी गुंडे ने आपकी जमीन पर कब्जा कर दिया और आपको जाके उसी गुंडे को साबित करना हो ये मेरी जमीन है, ये गलत है ना राकेश जी? बस इतना मैं कह रहा हूं, इस लॉजिक को सही बताइए। देखिए, हर अमेंडमेंट हर चीज में होने चाहिए, मैं इसके पर नहीं, आप सीधी सी बोलते हैं, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, आप सीधा सा विरोध नहीं कर रहे। की जरूरत है तो अगर इसकी अमेंडमेंट की जरूरत है तो भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों को क्यों नहीं समझा पाती? हमें समझाने से पहले अपने घटक दलों को समझाए। अरे हमें तो बाद में समझाए ना, पहले जयंत चौधरी को समझाए। आपका दो लाइन में आपका लैंड ग्रैबिंग को लेकर क्या है? शिवम जी, पहले हमें समझाने की जरूरत नहीं है, इन्हें पहले अपने घटक दलों को समझाना होगा। पहले ये जेसीपी पर क्यों गया? जेपीसी, ठीक है, चलो ठीक है, बिल्कुल प्रश्न पूछता हूं मैं अविरल मलिक जी से। घटक दलों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? पहले अपने घटक दलों को फेवर में ले लेना, क्योंकि ये बैसाखी वाली सरकार है, ये कभी भी नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल ये मुद्दा थोड़ा अलग नहीं, ठीक है। अब वक्फ पे आते हैं ना चर्चा। अविरल मलिक जी ये कह रहे हैं कि भाई आप भी सभी पार्टियां जो आपके साथ हैं उनको साथ लेकर चलें, और वक्फ को हटाने का भी कुछ है, क्योंकि जब पीएम मोदी जब आए महाराष्ट्र की जीत के बाद तो उन्होंने वक्फ की चर्चा करी थी। उन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में तो वक्फ की कोई बात नहीं लिखी थी, ऐसा कोई चर्चा नहीं थी। क्या केवल अभी हिंट्स दिए जा रहे हैं, कुछ प्रोसेस में ऐसा है आपको लगता है? और ये जेपीसी में जाना, डिस्कशन करना, ये क्या थोड़ा सा एक प्रोसेस दिखाया जा रहा है, क्या है? नहीं, देखिए, गलत तरीके से संपत्तियों पर किसी भी व्यक्ति को कब्जा, किसी भी संस्था को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। राकेश प्रजापति जी को इस बात को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। और जहां तक बात है वक्फ बोर्ड की, ये वही वक्फ बोर्ड है जो दिल्ली हाई कोर्ट पर भी अपनी जमीन होने का दावा कर देता है। ये वही वक्फ बोर्ड है जो एंटीलिया के ऊपर भी कब्जा करना चाहता है। ये वही वक्फ बोर्ड है जो अंबानी जी के आवास पर भी कब्जा करना चाहता है। इस वक्फ बोर्ड के ऊपर राकेश प्रजापति जी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हें MY फैक्टर उत्तर प्रदेश में चलाना होता है। ये मुस्लिम यादव फैक्टर के आधार पर चलने वाले लोग हैं। और जिस प्रकार से पहले भी एक नारा दिया गया था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, इस प्रकार के नारे पहले भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामने आ चुके हैं। और प्रजापति जी इस बात को भलीभांति जानते होंगे। यही लोग थे इस प्रकार से भगवान श्री राम का अपमान करने वाले लोग। उसके साथ साथ जिस प्रकार से बात है वक्फ बोर्ड की, किसी भी व्यक्ति को अयोध्या में मिल गया, कितनी बार जवाब लोगे आप? श्री राम का कितनी बार उत्तर लोगे? श्री राम के नाम पर कितनी बार लोगों को छलोगे? श्री राम का जवाब आपको अयोध्या वासियों ने दे दिया। आपके मुंह पर चलिए तमाचा ना मारिए, कोई नहीं, ठीक है। हाँ, एक एक करके राकेश जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ। इस देश के अंदर, सुनिए मेरी बात को, इस देश के अंदर क्या एक भी ओबीसी नहीं है, या एक भी पिछड़ा नहीं है, एक भी दलित नहीं है? 24 लोग ट्रस्टी हैं अयोध्या के अंदर, 24 लोग ट्रस्टी हैं। 24 नहीं, ओबीसी ठीक है, वो अलग। आप रिजर्वेशन पे चले जाएंगे तो फिर क्या, वक्फ से रिजर्वेशन, ठीक नहीं, जवाब इनको पे कंप्लीट होने दीजिए। आप पूरा होके आपको मैं मौका पूरा दूंगा। आपको ट्रस्टी जो है पिछड़ी जाति का क्यों नहीं बनाया गया? नहीं, क्या पिछड़ा अगला, ये खत्म होना चाहिए। राकेश जी एक बार अविरल की बात नहीं, राकेश जी उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए ना। दोनों बोलेंगे तो लड़ाई लगेगी, 2 मिनट राकेश जी, अनुरोध है आपसे, 2 मिनट उनकी बात पूरी हो जाए। नहीं ठीक है, मैं कहता हूँ सब बराबर, कोई नहीं। 1 मिनट अविरल जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर राकेश जी 2 मिनट रुकिए ना, ऐसे मत करिए। दर्शक क्या जानेंगे, क्या समझेंगे? बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, चलिए ये बराबर है तो बता दें। ओबीसी अरे आप राकेश जी, आप डिबेट को डिरेल करेंगे तो अभी नहीं। ये क्या, आप वक्फ बोर्ड ओबीसी कहां से लिंक लगाया? पहले अविरल जी बात कंप्लीट कर लीजिए अपनी। हाँ, ओबीसी चिल्लाने का कार्य कर रहे हैं इस मुद्दे की डिबेट में। ओबीसी कहां से आ गया? मेरे तो समझ से बाहर है। अगर इंग्लिश का पेपर होगा तो आप हिंदी लिखेंगे क्या वहां जाकर एग्जाम में?
ये इसी प्रकार के लोग हैं समाजवादी पार्टी नहीं के लोग। ठीक है, मैं तब अविरल जी आप जवाब, ठीक है मैं कहता हूं ओबीसी वाला चर्चा अभी नहीं प्लीज 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 वक्फ बोर्ड पे तो कर रहे थे आप, करने दीजिए ना अविरल जी, जवाब प्लीज। देखिए, नो दलील, नो वकील, नो अपील, यही वक्फ बोर्ड का नियम है। दो लोग जो आपकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए आएंगे, वही दो लोग फैसला सुनाएंगे। उन लोगों के सामने ही आप गिड़गिड़ाएंगे, उन लोगों के सामने ही आप अपील करेंगे। ये वक्फ बोर्ड के नियम है। इस बात को राकेश जी को जान लेना चाहिए। ठीक है, वक्फ ठीक बोर्ड है, अगर ठीक है, कब्जा करने के लिए आएगा, राकेश हाईकोर्ट नहीं जा सकते हैं, राकेश जी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, राकेश जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकते हैं, राकेश जी जुडिशियरी के आधार पर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। ये है वक्फ बोर्ड। ये वक्फ बोर्ड को अभी समझे नहीं है। वक्फ बोर्ड जिस प्रकार से जमीनों पर कब्जा करने का कार्य कर रहा है, उस विषय पर इन्हें स्पष्टीकरण प्रदान करना चाहिए। आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या वक्फ बोर्ड किसी की भी संपत्ति पर कब्जा कर लेगा, कहीं भी जाएगा और अपनी संपत्ति करार देगा? आखिर किसने यह अधिकार दिया वक्फ बोर्ड को? बताना चाहिए समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के नाते आदरणीय श्री राकेश प्रजापति जी यहाँ मौजूद हैं। इन्हें अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। चलिए अब राकेश का स्पष्ट करा लीजिए, नीतीश कुमार जी को स्पष्ट करा दीजिए, चंद्रबाबू नायडू को करा दीजिए, फिर समाजवादी पार्टी से पूछें। समाजवादी पार्टी से पूछने से पहले आपको चंद्रबाबू नायडू को फेवर में लेना चाहिए, आपको जयंत चौधरी को लेना चाहिए, नीतीश कुमार को लेना चाहिए, ओम प्रकाश राजभर को लेना चाहिए, संजय निषाद को लेना चाहिए, अनुप्रिया पटेल को लेना चाहिए, तब समाजवादी से पूछिएगा। पहले आप अपने घर को संभाल लीजिए, पहले आप अपने एनडीए परिवार को संभाल लीजिए। अगर आपका एनडीए परिवार समझ जाएगा तब बात करिएगा। समाजवादी से कोई मतलब नहीं है इस वक्फ बोर्ड का, ठीक है? आपको केवल नफरत की राजनीति करनी है। लोग आज देश के समझ चुके हैं कि आप नफरत की राजनीति के अलावा कुछ नहीं करते हैं, केवल नफरत की राजनीति आपको कुछ नहीं है। आप चुनाव हार जाते हैं, चुनाव हारने के बाद आप संभल जैसे दंगे कराते हैं। कहाँ गए जो कहते थे, देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं होते? बहराइच हो गया, संभल हो गया, और कितने सांप्रदायिक दंगे कराएंगे आप लोग? कितने सांप्रदायिक दंगे कराएंगे? पूछता है उत्तर प्रदेश कितना सांप्रदायिक दंगे कराएंगे? चलिए ठीक है, वापस ठीक है, आप दोनों को बराबर का मौका दिया मैंने, लेकिन चलिए रमजान जी भी हमारे साथ इस वक्त हैं। रमजान जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई ये वक्फ को अनलिमिटेड पावर्स के रूप में आप नहीं समझते कि भाई कहीं पर भी कैसे भी क्लेम कर दिया जाए? पहले मज़ार हो, छोटी सी ज़मीन हो, 2 ईंटें लगाई जाएं, फिर धीरे धीरे उसको मस्जिद बोल दिया जाए, और फिर उसके बाद फिर कब्जे के आरोप लगते हैं तो लोग विरोध ही करेंगे। फिर कभी कहते हैं कि भाई वक्फ का मजहब से कुछ लेना देना नहीं, ये भी बयान में सुनने को मिलते हैं। फिर अगर मजहब से लेना देना नहीं है तो फिर भाई विपक्ष जो बचाने लगता है तो कहता नहीं भाई मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। तो ये थोड़ा सा ये क्लैरिटी जो है वो क्लियर होनी चाहिए ना, कि भाई लोगों को समझ में आए कि वक्फ क्या है और क्यों ऐसा कर रहा है। शिवम जी, मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो आज पहली मर्तबा मैं आपके शो में ऐसी चिल्लम चिल्ला देख रहा हूँ। आप बहुत साफ सुथरा शो कराते हैं, उसमें कहीं भी कोई ड्रेल भी नहीं होता, साफ सुथरी बहस होती है। एक दूसरी बात यह है कि मजहब का ताल्लुक है वक्फ बोर्ड से, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से, इसमें किसी का दखल भी नहीं है, और इसकी ऑर्गेनाइजेशन भी मुस्लिम के हाथ में है। तो सीधा मजहब से जुड़ा हुआ है, मुस्लिमों से जुड़ा हुआ है। तीसरी बात, मजहब की जो प्रॉपर्टी है वो आइडेंटिफाइड है। अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी को वक्फ में देना चाहता है तो उसके लिए भी एक प्रोसीजरल है। हजारों प्रॉपर्टियों पर लोगों ने, चाहे मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, तमाम दूसरे धर्मों ने भी कब्जा कर रखे हैं, तो वो कब्जे कर रखे हैं, उसके लिए वही सेम प्रोसीजर है जो सिविल लॉ का प्रोसीजर है। चौथी बात कि अगर कोई, चाहिए जैसे ये उदय कॉलेज है, इस पर अगर कब्जे की बात आई है तो ऐसे कोई जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता किसी प्रॉपर्टी पे। उसके लिए कोई कह दे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी और ये मैं इस पे बैठा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। हर प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड है, उसके अलावा कोई वक्फ की प्रॉपर्टी उसको बताता है तो वो गलत है, उस तरह से नहीं हो सकता। बिल्कुल, हमारे साथ एक एक्सपर्ट्स का पैनल है, हमारे साथ मेहमान जो तमाम थे उनकी सभी की बातें हमने आपको सुनाई। अब वापस चलते हैं अपने पैनल के पास। रमजान चौधरी जी हमारे साथ थे, उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। रमजान जी, लेकिन मैं आपसे एक बार फिर यही बात पूछना चाहूँगा कि भाई अगर दावा ठोका गया है वक्फ के द्वारा
तो वक्फ बोर्ड के सामने पेश क्यों होना पड़े, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई ये जो इसमें ये जो पॉइंट है, ये जो टर्म है, उनके सामने पेश क्यों होना पड़े। और आप कह रहे हैं कि चलिए रमजान जी, जब तक आप अपना फ्रेम ठीक कर लेते हैं, आप अपना फ्रेम ठीक कर लीजिए, तब तक आप पर आएंगे मधुर जी। लेकिन ये एक मेन प्रश्न जो है, रमजान जी मैं आप पर आऊँगा, लेकिन मधुर जी ये परेशानी की जड़ ये है कि भाई कानून के अनुसार चलेगा देश, संविधान के अनुसार चलेगा, ये बातें कही जाती हैं, लेकिन फिर ये पक्षपात नहीं तो और क्या है। फिर तो सनातन बोर्ड की भी जो मांग उठ रही थी वो बिल्कुल ठीक है, क्या कहेंगे आप? तमाम प्रकार की ऐसी सरकारें आई गई जो पूर्वोत्तर में, जो आप लोग जानते हैं, सरकारी पट्टा जो बंटता है, जो गरीबों के लिए दिया जाता है, पिछली सरकारों में ऐसा कृत्य किया गया, किसी एक समुदाय, किसी एक पक्ष के लिए इतना ज्यादा भूमिका बनाई गई कि आज निचले स्तर पर हर एक गांव में, हर एक गांव के किनारे आपको एक कहीं न कहीं हरी चादर चढ़ी हुई मिलती। उसका मात्र एक वजह यह है कि पूर्वोत्तर सरकारों के द्वारा की गई जो गलतियां हैं वो आज पूरा समाज भुगत रहा है, और 4 दिन बाद वही हिंदू जनमानस कहीं न कहीं डिमोटिवेट होकर के चला जाता है उसके सर पटकने के लिए। लेकिन आज का हिंदू जाग चुका है, और आज का हिंदू जब जगा है ना, तो सबको एक तरफ से ऐसी परिस्थिति बन रही है, सब तिलमिलाए हुए घूम रहे हैं। आज परिस्थिति जो है, सनातन बोर्ड की मांग इसलिए करनी पड़ रही है कि समाज में धर्म को लेकर के, जहां संस्कृति को लेकर के ऐसी तमाम प्रकार की अभद्रताएं, अराजकता, तमाम प्रकार की जिहाद, हर एक जमीनों पर कब्जा कर लेना, हर एक जगह मजारों को बना देना, ना कोई देश के लिए वो कभी अपना बलिदान दिए, ना राष्ट्र के लिए, ना राज्य के लिए, ना गांव के लिए। ऐसे पता नहीं मूर्खोत कार्य क्यों हो जाता है हर एक गांव में। गांव वाले जगते क्यों नहीं, विरोध क्यों नहीं करते हैं, क्षेत्र समाज कब जगेगा, ये सबसे बहुत चिंतन समझने योग्य है कि सुदर्शन न्यूज इसका बार बार जो मुद्दा उठा रहा है हिंदुओं को जगाने का, ये अपने आप में एक अहम भूमिका रखता है। लेकिन सनातन बोर्ड की आज आवश्यकता इसलिए है कि ये सोया हुआ हिंदू समाज जब तक जगेगा नहीं, तब तक ये गांव, खेत, खलिहानों में, पहाड़ों में ये तमाम प्रकार की मस्जिदें, तमाम प्रकार की जो मजारें अवैध रूप से जो बनाई जा रही हैं, उसका समूलता विनाश नहीं होगा। और एक चीज जानते हैं आप, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तक कोई न कोई संत या कोई न कोई ऐसा व्यक्तित्व आता है जो संतत्व को धारण करके राष्ट्र का पुनर्निर्माण करता है। आज मैं किसी सरकार की पक्षपात में नहीं, लेकिन धर्म के लिए जो कटिबद्ध रहेगा, मैं उस सरकार का सदैव समर्थन करता हूं। आज जो आदरणीय बाबा कर रहे हैं, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो राष्ट्र के हित में है, वो समस्त जनता जनार्दन के हित में है, वो सनातन के हित में है, वो सोई हुई मानसिकता को जगाने के हित में है, बहन बेटियों को बचाने के हित में है। पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज यही भारत के वासी कुछ ऐसे इसमें बसे हुए हैं जो उन्हीं चिड़ियों का, उन्हीं पक्षियों का अंडा खा करके जी रहे हैं। ये तो उस राष्ट्र में ऐसे मतलब गंध फैलाने का काम कर रहे हैं कि इनको किन शब्दों से नवाजा जाए। हर एक जगह विद्यालय जैसी जमीनों पर कब्जा करने का एक ऐसा संकीर्ण विचारधारा, एक ऐसी मानसिकता यदि कोई भी बोर्ड रख रहा हो, तो मुझे लगता है पीएफआई की तरह उसको बैन कर देना चाहिए और समाज को बहिष्कृत करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। राकेश प्रजापति जी, एक बड़े सिंपल सी बात है कि भाई इतना ओपनली हो रहा है, और ठीक है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, बिल्कुल आपके वोट बैंक में मुसलमान भी आते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा तो मतलब एक हिंदुओं के बारे में थोड़ा सा तो सोच के अगर ये सोचा जाए कि भाई एक आप उनके मोराल को, अंग्रेज़ी इसलिए बोलूँ कि भाई थोड़ा सबको समझ में आए कि भाई उनकी मोराल को एक तरीके से ठेस पहुंचाना, उनके कॉन्फिडेंस को ठेस पहुंचाना, एक संदेश देना कि भाई देखिए आप हैं लेकिन वक्फ भी मौजूद है और बहुत शक्तिशाली है। पिछली सरकारों ने उसको और ताकत दी। अब दिल्ली में कई जगहों पर कभी पार्लियामेंट और कभी एयरपोर्ट, यहाँ तक भी दावा वक्फ का कि भाई ये भी हमारा है। सनातनी गांव की बात जो अब साउथ इंडिया में आप जाइए, वो भी वहाँ पर दावा करते हैं, जो कि हज़ारों हज़ारों साल पुराने हैं। सनातन कितना पुराना है। तो भाई हिंदू आस्था का क्या, और ये सब कुछ क्या मुसलमान करते ही ना मुसलमानों का फ़ायदा हुआ और हिंदुओं का तो नुकसान हो गया। पाकिस्तान भी चला गया, बांग्लादेश भी चला गया। अब भारत के अंदर क्या सनातनी कोई मतलब कोई है नहीं कि भाई दूसरी पार्टियां केवल बीजेपी को ही करना है। समाजवादी पार्टी कर दे तो क्या समाजवादी पार्टी को लाभ ना हो जाए? हाँ, कोई सनातनियों के बारे में सोच लिया जाए तो इसमें कोई आपत्ति, कोई नुकसान, कोई दिक्कत है क्या? राकेश जी देखिए, अगर इस भारत की बात करें तो सबसे पुराना, यहाँ पर कई चंद्रशेखर राव इस बात को भी कहा था कि अगर यही तलाश हो गए तो सारे मंदिरों के नीचे बुद्ध की मूर्तियां मिलेंगी। तो क्या हम ये कहना शुरू कर दें कि सारे मंदिर बुद्ध मंदिर हैं? क्योंकि बौद्ध धर्म सबसे पुराना धर्म है। क्या बात कर,
बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए अपनी बात पर आ रहा हूँ, आपकी बात पर ये हूँ कि अगर हम क्या बात करें, नहीं ये कहाँ से, नहीं ठीक, इसीलिए नहीं देखिए, मैं शुरू से कहा कि आखिर इस चीजों पर ना करके बौद्ध जैन सिख पंथ धर्म भी हम मानते हैं, लेकिन ये इसको अलग नहीं। आप बौद्ध ऐसा, ये कौन सा नया, आप 2 सेकंड का मैं यहाँ पर काउंटर में लेता हूँ यहाँ पर। हाँ, अब वो सारी बातें मैं उनका लिंक में, हिंदू धर्म गुरु भी हमारे साथ इस वक्त हैं, ये मंदिरों के नीचे बौद्ध वाली बात ही नहीं। राकेश जी, कोई ऐसा सबूत आ गया? ये तो आप कौन सा नया एंगल, गलत विचारधारा इनके मन में पनप रही है। मुझे लगता है चंद्रशेखर रावण को अधिक जानकारी देने की भी आवश्यकता है। चंद्रशेखर रावण द्वारा दिए गए कई सारे ऐसे बयान है जो उन्हीं टोपी धारक को साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जानते हैं ना कि अगर आप रावण भी लगाएं तो रावण इतना अत्याचारी नहीं था, आप बहुत अत्याचार करेंगे तो विनाश हो जाएगा। इसलिए ऐसी परिस्थिति का निर्माण समाज में मत करिए जिससे समाज भ्रामक स्थिति में चला जाए। और मुझे लगता है बौद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में एक बड़ी अच्छी बात निकली, बड़ी अच्छी बात। मैं क्या कहूँ, राकेश जी, दोनों का सबका ऑडियो डाउन। राकेश जी 2 मिनट आप जाते हैं तो वो कभी नहीं कहते। राकेश जी एक बात मेरी सुनिए ना, आप बहुत अच्छा बोले, बौद्ध धर्म की बात आपने करी, नहीं बौद्ध धर्म के हित में एक बात, एक बौद्ध धर्म के हित में, क्योंकि आपने बौद्ध धर्म की बात करी, मैं आप कह रहे हैं कि भाई चलिए, अब जो हम दावा कर रहे हैं, यानी सनातनी कह रहे हैं कि भाई मस्जिद के नीचे मंदिर था, ये दावा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मंदिर के नीचे बौद्ध मंदिर थे, बिल्कुल ऐसा ही आपका भी है, तो क्या वो कर लिया जाए, है कि नहीं, है ना राकेश जी? नहीं क्या, यही तो बोल रहे हैं आप। तो फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम जगह जहां मस्जिदें हैं वहां पर क्यों ना ढूंढा जाए? वहां पर बौद्ध आप ढूंढिए, वहां पर बौद्ध जैन मंदिर ढूंढिए आप। राकेश जी बहुत अच्छा है, बौद्धों की हक की लड़ाई पाकिस्तान बांग्लादेश में आप लड़िए, हमें राकेश जी कोई आपत्ति दिक्कत नहीं होगी, बगल का देश बौद्ध है ना, कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। बात का जवाब देना चाहूंगा मैं, बिल्कुल उस बात का जवाब देना चाहूंगा। हाँ, मंदिर आप देखिए, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, तो आप कह रहे हैं बौद्ध मंदिर तोड़कर मंदिर बना, तो हम ये सीधा ना कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा ही दावा है राकेश जी का, तो फिर मस्जिदों के नीचे बौद्ध मंदिर ढूंढने चाहिए। बिल्कुल, बोलिए राकेश जी, बोलिए। नहीं, वो मैंने इसलिए कहा कि ये चीजें बंद हो, इसीलिए। अरे नहीं, ऐसे थोड़ी ना, वो मैंने इसलिए कहा, वो मैंने उसलिए कहा, ऐसे नहीं। इन्हीं चीजों में उलझा रहेगा। हाँ। ये देश इन्हीं चीजों में उलझा रहेगा, ये चीजें बंद होनी चाहिए। नहीं, क्यों उलझा रहेगा? एक मिनट, एक बात, 20 सेकंड इस देश के इस देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं, विदेशी दौरों पर जाते हैं, 70% देशों में जाकर के ये कहते हैं मैं बुद्ध की जमीन से आया हूं। मुकेश अंबानी जी की पत्नी जब जाती हैं तो वो कहते हैं मैं बुद्ध की जमीन से आया हूं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो कोई नहीं कहते कि हम हिंदू सनातन धर्म से आते हैं, हिंदू धर्म की संस्कृति से आते हैं। आखिर बुद्ध क्यों बुद्ध की बात करते हैं? क्यों? क्योंकि बुद्ध कहते थे अब दीपो भवा, ठीक है, अपना दीप स्वयं बनो। कण कण में जब भगवान है, कण कण में ईश्वर है। विज्ञान यही कहता है कि कण कण में भगवान है, कण कण में ईश्वर है। हमें यही सिखाया जाता है, कण कण में ईश्वर है, कण कण में भगवान है। तो हर जगह हम क्यों मंदिर मस्जिद की में हिल गए पड़े हैं? आखिर इस देश में पहले ही सारा बड़प्पन हिंदू धर्म ही दिखाएगा क्या? ये चर्चा क्यों नहीं होती जिन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए? सारा बड़प्पन हिंदू धर्म ही दिखाता रहे। आप कह रहे हैं कि भाई चलिए बौद्ध मंदिर, हम तो कह रहे हैं कोई बौद्ध समुदाय की तरफ से कोई क्लेम भी नहीं किया गया है, वो भी काउंटर क्लेम पर काउंटर क्लेम। फिर आप कह रहे हैं कि भाई बौद्ध धर्म पुराना है, ये विवाद लाने की आवश्यकता ही क्या है? हिंदू धर्म से ही तो। अब भगवान गौतम बुद्ध जी का नाम भी अगर आप लें तो कौन वो थे, क्या नहीं थे, आप नहीं जानते क्या? जब लगातार इस तरीके की चर्चाएं होंगी, जब लगातार हरिहर मंदिर, जब लगातार ज्ञानव्यापी, जब लगातार मथुरा काशी की बात होगी, तो इस तरीके की चर्चाएं आम बात हो जाएंगी। कल को हम जो है छोटे छोटे जो मंदिर है ना घरों में बने हुए, उन मंदिरों को लेकर के लड़ना शुरू कर देंगे। क्या इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान के अलावा कोई चर्चा ही नहीं बची है? क्यों हो रहा है? नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं करते, हिंदू मुसलमान नहीं करते। राकेश जी, आखिर ये कब चर्चा करेंगे? एक चीज समझिए, एक बात और, नहीं आप कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, एक मेरी भी तो सुन लीजिए। मैं कहता हूं कि हमारा कोई घर है, मान लीजिए कोई आता है उसको तोड़ देता है, तब हम कमजोर होते हैं, वो अपना घर वहां पर बना लेता है, बोलता है यहां मेरा घर है। उसके बाद अगर आप थोड़े से समृद्ध होते हैं तो आप कानूनी लड़ाई लड़के अगर अपना घर वापस ले लेते हैं, तो क्या वो गलत है? वो गलत है क्या?
कानूनी, देखिए तो कानून इसका फैसला चलिए, करेगा। मैं चलिए, कब मना समय कर रहा हूं? इन्हीं अनुमति मैं- देता है। मैं मैंने धन्यवाद बात करना नहीं चाहूंगा, किया। मैंने धन्यवाद पहले करना ही चाहूंगा आपने अविरल पहले मलिक जी, से मधुर जी सबसे महाराज, पहले- राकेश प्रजापति जी, आज्ञा दीजिए। इतनी ही समय अनुमति देता है। दर्शकों, आज इतना ही समय रहा हमारे पास। वक्फ हटाओ, अपनी जमीन बचाओ, ये नारा हम आपके लिए दे रहे हैं, बाकी आपको आगे बढ़ाना। आज्ञा दीजिए शिवम दत्त मेहता की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।